वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। मैं आप लोगों के बीच आज कम्पिटिटिव इंग्लिश को लेकर आया हूँ। कम्पिटिटिव इंग्लिश में जो एग्ज़ाम्स जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस, इस प्रकार के एग्ज़ाम में और भी कई अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो इन सब एग्ज़ामों के लिए जो कम्पिटिटिव इंग्लिश है मैं उसको आपके साथ डील करूँगा और एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे क्लास को और लगभग 120 टू 150 क्लासेस में आपके सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। और कम्पिटिटिव इंग्लिश जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला जो है वो ग्रामर है, दूसरा वोकेबलरी है, तीसरा जो है कॉम्प्रिहेंसन है। तो हम लोग पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे वोकेबलरी को भी इंक्लूड करेंगे। आगे 4-5 क्लास के बाद हम लोग वोकेबलरी को भी ऐड करेंगे। फिर जब ये दोनों सेक्शंस लगभग 50 टू 60% हो जाएंगे तो फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसन को भी शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि कैसे हम अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे और आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं कम्पिटिटिव इंग्लिश का। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं। पहला जो ग्रामर है, दूसरा जो आपका वोकेबलरी है और तीसरा कॉम्प्रिहेंसन है। ग्रामर में बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 भागों में विभक्त हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इसी में से हम लोग हर टॉपिक में से फिर सब टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे हम एक बड़ा टॉपिक ले लेते हैं, वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो वर्ब में हम लोग जो शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ते हैं, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इस तरह से हम लोग वर्ब में लगभग 8 से 9 टॉपिक पढ़ते हैं। उसी तरह से नाउन में भी कुछ सब टॉपिक हैं, प्रोनाउन में भी कुछ सब टॉपिक हैं, एडजेक्टिव में भी कुछ सब टॉपिक हैं। तो टोटल जो है हम लोग 20 से 25 टोटल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इस 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 20 से 25 टॉपिक हो जाएंगे ग्रामर में टोटल पढ़ने के लिए। और जैसे नाउन हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 22 क्लास लगेगा, प्रोनाउन में भी लगभग 15 क्लास होगा, एडजेक्टिव में भी लगभग हम लोग के 20 से 25 क्लास होगा। अगर दी वर्ब को पढ़ेंगे तो इसमें लगभग जो है 40 क्लास में ये समाप्त होगा। फिर एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इस तरह से सारे टॉपिक्स को हम ग्रामर में डील करेंगे। अगर दी हम वोकेबलरी की बात करें तो वोकेबलरी में जो है इसमें 3-4 सेक्शंस हैं। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज। साइनो है, फिर इसके बाद एंटोनियम्स है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेज है ना। इस तरह से होमोफोन्स है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग वोकेबलरी में पढ़ेंगे। और जब इस दोनों में हमारा लगभग 50 टू 60% कमांड हो जाएगा तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसन में आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसन वाले सेक्शन में जो है पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को डील करेंगे। तो पहला सेक्शन आज हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करते हैं और ग्रामर को स्टार्ट करते हैं और एकदम शुरुआत बेसिक लेवल से हम ग्रामर को पढ़ेंगे। 2 वर्ड है हमारे पास, एक इंग्लिश है और दूसरा ग्रामर है। तो जैसे इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, स्पेनिश,
चाइनीज, ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है। उसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और ग्रामर की बात बात करें तो ग्रामर क्या है, तो ग्रामर ऐसे नियमों का संग्रह है जो हमें बतलाता है सेंटेंसेस के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। अलग अलग ग्रामर में अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि हर ग्रामर का जो है डिजाइन उसके शब्दों, है ना, उसके भाषा मतलब उसके शब्दों के हिसाब से उसको डिवीजन किया गया है ना। उसके सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो जो इंग्लिश का ग्रामर है उसमें मेनली हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, और फिर उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस में जो मिडिल पार्ट है जिसकी वजह से सेंटेंस लिखा जाता है, जिसके बिना सेंटेंस लिखना पॉसिबल नहीं है, वो है वर्ब। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब, है ना, ये सब आता है। तो कुल मिलाकर सेंटेंस में जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। अब नाउन विथ प्रीपोजिशन हो जाता है, फिर कंजक्शन हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है, सारे चीज़। तो हम लोग इसमें ग्रामर के बारे में, तो इंग्लिश के बारे में पहले हम जानें। तो इंग्लिश जो है, अगर दी इंग्लिश की बात करें तो इसके दो सेंस हैं। एक तो आपका हो गया लैंग्वेज, और दूसरा जो है पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसका दो मीनिंग है। इंग्लिश इज easy to learn. English are brave and intelligent. तो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के तौर पर और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश आया है, तो इस इंग्लिश के वजह से इसमें जो है सिंगुलर वर्ब लगा इज, और इस इंग्लिश के वजह से अगर दूसरे वर्ब को देखेंगे तो ये प्लूरल वर्ब लगा। तो वर्ड तो दोनों एक ही है ना। एक में सिंगुलर वर्ब लग गया और एक में प्लूरल वर्ब लग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है इंग्लिश जो है ये डिनोट कर रहा है पीपल ऑफ इंग्लैंड। और जब भी हम पीपल की बात करते हैं तो एक से अधिक लोगों की बात होती है, पूरी कम्युनिटी की बात होती है। तो जब एक से अधिक है तो सभी प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से कौन सा वर्ब लग गया, प्लूरल वर्ब लग गया। और दूसरा जो हम ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसका मतलब लैंग्वेज हो रहा है या कोई सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब लगा, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट है, साइंस कोई एक सब्जेक्ट है ना। और जब एक होता है तो वो सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसी तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी जो आपका प्री जो होता है उसमें पूछ लिया जाता है इस तरह का। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँगा, एक सिजिल में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये अंतर होता है। तो जब तक आप वर्ड के मीनिंग को अच्छे तरह से नहीं जानेंगे, अगर दी आप रटने लगेंगे, अगर दी जैसे वोकेबलरी को बहुत सारे बच्चे रटते हैं तो इसलिए उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। रटना, कुछ चीज़ों को रटना हद तक सही है, लेकिन कम से कम 80% चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और ग्रामर में भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मेरी तरफ से हिदायत है कि आप रटेंगे नहीं। जहां रटने वाली चीज़ होगी, जैसे मैथ सीखने के लिए 2 से 20 तक का पहाड़ा आना जरूरी है ना, ताकि हम लोग क्या करें, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर सकें, है ना। तो उसी तरह से, लेकिन मैथ में हर चीज़ को नहीं रटा जाता है ना, समझा जाता है। तो उसी तरह से जो अंग्रेजी के बेसिक्स हैं उसको हम पहले समझेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, वो आसानी से समझ में आएगा और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो पहले वर्ड हमने इंग्लिश को डिफाइन कर दिया। अब जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा वर्ड है, पहले वर्ड हमने इंग्लिश को डिफाइन कर दिया। अब जो दूसरा वर्ड है ग्रामर, अब इसको हम लोग देखते हैं। ग्रामर क्या है,
grammar is rule of combinations grammar is rule of सेकेंड एक वर्ड छूट गया ग्रामर इज रूल ऑफ लॉ which determines the organization of sentences various parts of speech। तो ग्रामर ऐसे नियमों का संग्रह है, क्या कहता है कि ग्रामर ऐसे नियमों का संग्रह है जो बतलाता है, किसके बारे में बतलाता है, तो जो बतलाता है ना, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो अगर दी हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। फिर इस सब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकता है, तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। नाउन इक्विवेलेंट नाउन के जैसा होता है। वर्ब आपको पता है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। फिर उसी तरह से एक्शन वर्ब होता है, नॉन एक्शन वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है, इरेगुलर वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, डायनेमिक वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, हैपनिंग वर्ब होता है, कॉजेटिव वर्ब होता है। ये सब वर्ब्स के टाइप है, जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन को जान रहे हैं। सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल है नहीं। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन इक्विवेलेंट, जनरली प्रायः मुख्यतः ये चीज आते हैं। और अदर वर्ड में जो है, अदर वर्ड में या तो टाइम आएगा, प्लेस आएगा, आते तो बहुत सारे चीज़ हैं, अभी फिलहाल शुरुआती दौर के लिए आप जान लीजिए या तो टाइम या प्लेस होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, यही सब चीज़। तो हमने जो आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस है, मतलब ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं वो सेंटेंस के बारे में, वृहद पैमाने पर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमने ग्रामर के बारे में जाना। अब अगर दी हम शुरुआत करें कि अंग्रेजी की शुरुआत जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कोई भी जब हम लोग छोटे होते हैं, जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो अल्फ़ाबेट सीखते हैं, है ना, लेटर सीखते हैं, ABCD से शुरुआत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, लेटर या अल्फ़ाबेट है। फिर क्या होता है कि जैसे ही हम लेटर A से Z तक सीख जाते हैं, कैपिटल, स्मॉल, ये सब लिखने के लिए सीख जाते हैं, तो फिर हम 2-3 लेटर, बहुत सारे लेटर्स को मिला के वर्ड बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड को मिलाकर क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, है ना, और बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। और अब यहाँ दो टर्म है, लेटर आप जानते हैं, वर्ड भी आप जानते हैं, फ्रेज नहीं अगर दी जानते हैं तो फ्रेज के बारे में बता दूं कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिले, दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिले, लेकिन उसमें वर्ब मौजूद नहीं होना चाहिए। कौन मौजूद नहीं होना चाहिए, अगर दी वर्ब मौजूद हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। और अगर दी वर्ब मौजूद नहीं है तो जैसे ये वाला पार्ट है ना, 2-3 वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये फ्रेज कहलाएगा। या सब्जेक्ट के ही स्थान पर 2-3 वर्ड जुड़ा हुआ है, सिंगल ना होकर एक से अधिक शब्द जुड़ा हो, जैसे राम एंड श्याम हो गया, है ना, और यहाँ पर हमने कहा ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, तो इसको फ्रेज कहते हैं। तो अभी मैं सब कुछ को डिस्क्राइब करूंगा धीरे धीरे। तो ये
सबसे पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज। और अगर दी बहुत सारे वर्ड मिले, उसमें वर्ब भी मौजूद हो, क्या मौजूद हो, वर्ब भी मौजूद हो, तो वह क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट and the largest unit is sentence। तो अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट कहें, लेटर कहें, है ना। और जो सबसे बड़ी इकाई है वो सेंटेंस है। मतलब अंग्रेजी में जो सबसे छोटा है वो लेटर या अल्फ़ाबेट है, और जो सबसे बड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर बहुत सारे सेंटेंस को मिलाते हैं, पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाते हैं, है ना, तो वो एक बड़ा पैराग्राफ बन जाता है। लेकिन सेंटेंस के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि अगर जब तक सेंटेंस में कोई भी आपका साइन ना आ जाए, साइन कहने का मतलब जो है चिन्ह ना आ जाए, जैसे फुल स्टॉप हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जब तक ना आ जाए तब तक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना, वो इनकम्प्लीटेड सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस को अंत करने के लिए, इंड होने के लिए, उसमें या तो फुल स्टॉप होना चाहिए, या तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए। जनरली ये तीन साइंस यूज किए जाते हैं, तीन साइंस यूज कर चिन्ह यूज किए जाते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो हमने जाना क्या कि सबसे छोटी इकाई जो है वो है आपका, अगर दी हम बात करें तो जो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है उसको हम लेटर कहते हैं या इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर दी इससे बड़े की बात करें तो इससे जो बड़ा होता है वो वर्ड होता है, और वर्ड से बड़ा कौन होता है, फ्रेज होता है, और फ्रेज से बड़ा कौन होता है, तो फ्रेज से बड़ा सेंटेंस होता है। फ्रेज से बड़ा कौन होता है, सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम अब लेटर के बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अब लेटर के भी दो मीनिंग होते हैं। एक जो होता है लेटर या अल्फ़ाबेट, और जो दूसरा होता है वो होता है रिटन और प्रिंटेड, रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू somebody, दैट यू सेंड टू somebody।
तो एक जो अर्थ है इसका क्या है, लेटर या अल्फ़ाबेट। लेटर या अल्फ़ाबेट कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी जो हम लोग लिखते हैं वो क्या है, लेटर या अल्फ़ाबेट है ना। और जो हम लोग व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ऐसे सोशल मीडिया पे, या पहले हम लोग जो है लेटर लिखते थे है ना, स्कूल में पढ़ते थे है ना, टू द प्रिंसिपल है ना, इस तरह से, तो वो क्या होता था, लेटर होता था, वो क्या होता था, मैसेज होता था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटेड मैसेज का प्रयोग करते हैं। प्रिंटेड मैसेज का प्रयोग करते हैं मतलब किसी को टेक्स्ट मैसेज का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, दो मीनिंग है। अब अगर दी लेटर की बात करें तो ये टोटल, अगर दी इनकी संख्या की बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। चाहे आप इसको 26 लेटर बोलें या अल्फ़ाबेट बोलें। और ये भी दो भागों में बटा हुआ है। इसमें से 5 जो हैं वो आपके वॉवेल्स हैं और बच गए 21, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाए। 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं, अगर दी वॉवेल्स की बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर दी कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स में इन पांचों को छोड़कर बी, सी, डी, और इस तरह से हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, जेड तक चले जाएंगे। और इस 26 लेटर या अल्फ़ाबेट के टोटल साउंड्स कितने हैं, तो टोटल 44 साउंड्स हैं। क्योंकि लेटर अगर दी दो भागों में बटा तो इनके साउंड भी कितने भागों में बटे, दो भागों में है ना। और अगर दी इसको फिर से डिवाइड किया जाए तो इसमें से 20 जो है वो वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो लेटर जो है 44 साउंड्स होते हैं, 20 साउंड्स होते हैं, 24 साउंड्स होते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जब हम लोग आर्टिकल, एक टॉपिक पढ़ते हैं आर्टिकल ए एन द है ना, तो वहाँ पर लगाते हैं एन एम में, एन एक्स एम पी है ना, एन एल पी स्कूल है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शुरुआत होता है कॉन्सोनेंट लेटर से। याद रखिएगा मैं लेटर बोल रहा हूँ, साउंड नहीं। शुरुआत होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन उसका साउंड वॉवेल साउंड होता है। इसके कारण उसमें क्या लग जाता है, एन लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो होते हैं वॉवेल लेटर से शुरू है ना, बहुत कम है, और उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, जिसके कारण जो है उसमें ए लगाते हैं। तो जनरली हम जब कोई वॉवेल साउंड से शुरू होगा, जब वॉवेल साउंड से शुरू होगा, जब वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो इसके लिए हम लगाते हैं एन। और जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो इसके लिए पहले हम लगाते हैं एन। और यहाँ पर क्या होगा, कोई नाउन होगा। तो किसी नाउन से पहले एन या ए कब लगता है, जब वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो एन लगेगा। जब हम बात कर रहे हैं वॉवेल साउंड, ना कि लेटर है ना। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अब अगर दी हम पूछें कि ये जो 26 लेटर्स हैं है ना, इसमें से कितने ऐसे, अच्छा लेटर हो गया, लेटर के बाद क्या होगा, वर्ड होगा। अब इस 26 लेटर्स में से दो लेटर्स या दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो वर्ड की श्रेणी में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए, ए और आई। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखिए ए जिसका मतलब होता है एक, एंड आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं। ए एंड आई आर टू लेटर्स, आर टू अल्फ़ाबेट बोलिए या लेटर्स, which are also words।
क्यों ये वर्ड्स के श्रेणी में आ गए? क्यों? क्योंकि अगर हम ए की बात करें तो ए का मतलब क्या निकला? एक। और आई का मतलब क्या निकला? मैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा बी डबल ओ के, बुक। तो बुक का मतलब किताब हुआ, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए ये क्या है? वर्ड है। उसी तरह से अगर दी हमने लिखा कैट, तो कैट का मतलब क्या होता है? कैट का मतलब बिल्ली, और ये भी क्या है? वर्ड है, वर्ड है। लेकिन अगर दी इसी को मैं सी टी ए, क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो क्या ये वर्ड होगा? वर्ड नहीं होगा। तो इसी के अनुसार ए और आई क्या है? दो अल्फ़ाबेट होते हुए भी क्या है? ये वर्ड की श्रेणी में आता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं वर्ड के बारे में। अ ग्रुप ऑफ letters which gives complete meaning is called word. अब आपको बताना है जी ओ डी गॉड, क्या ये वर्ड होगा? गॉड का मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तो ये वर्ड होगा क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है। इसी तीन अल्फ़ाबेट से एक वर्ड और बनाया, डॉग। डॉग मतलब एक एनिमल, कुत्ता है ना, तो ये भी वर्ड होगा। लेकिन अगर दी मैं इसको ओ डी जी ऐसा लिख दूं, तो क्या ये वर्ड होगा? तो क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जिससे पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो अब वर्ड के बारे में जानते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। अच्छा, हमने शुरुआत कहाँ से किया था? लेटर से, है ना? तो लेटर जो है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो है वॉवेल लेटर, और दूसरा क्या हो गया था? कॉन्सोनेंट लेटर्स। किसके आधार पर? साउंड के हिसाब से दो हुए थे। तो चूंकि हम लेटर से बना वर्ड, तो वर्ड भी साउंड के हिसाब से कितने प्रकार के होंगे? चूंकि साउंड दो था, तो यहाँ पर भी दो प्रकार के होंगे। तो दो प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। कौन कौन से होंगे? तो जो पहला होगा इसका ए, वो होगा वन सिलेबल वर्ड, या इसको हम कहते हैं मोनोसिलेबल वर्ड। मोनो का मतलब एक होता है। और दूसरे की बात करें तो ये होगा मोर देन वन सिलेबल वर्ड, या इसको कह सकते हैं मल्टी
सिलेबल वर्ड। अब आपके सामने एक टर्म आया होगा सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? बेसिकली जब किसी वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, और उस वर्ड में केवल एक वॉवेल मौजूद हो, केवल एक वॉवेल मौजूद हो, जैसे हमने बोला कैट, तो CAT में कौन सा वॉवेल है? सिर्फ ए है, तो ये हो जाएगा। अगर दी एक ही वॉवेल मौजूद होगा, है ना, तो वो होगा वन सिलेबल वर्ड। और अगर एक से अधिक वॉवेल मौजूद होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोर देन वन सिलेबल वर्ड। जैसे फादर, तो फादर में फा है, FA, ए आ गया, THER, और दूसरा क्या हो गया? ई आ गया। ए और ई दो वॉवेल हो गए। मतलब एक से अधिक वॉवेल अगर दी प्रेजेंट रहेंगे किसी भी वर्ड में तो वो कहलाएगा आपका मोर देन वन सिलेबल वर्ड या मल्टी सिलेबल वर्ड हो जाएगा। और केवल एक वॉवेल मौजूद हो, है ना, तब उसको क्या कहेंगे? वन सिलेबल वर्ड कहेंगे। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन टर्म्स है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को आप होम ट्यूशन्स पढ़ाने जाते होंगे, और वहाँ जो है CBSE वाले जो बुक्स होते हैं उसमें इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो अगर दी आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो आप क्या करेंगे? अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, है ना। तो जानकारी, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। हमने कहा था कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। शुरुआत के 20 क्लास, लगभग 15 से 20 क्लास आप मान के रखिए कि इसको एकदम बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जो छोटे छोटे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा कि आगे आपको बाकी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस जो बर्डन हो जाता है स्टूडेंट के लिए, है ना, वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो शुरुआत के क्लास को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हाँ, बहुत सारे लोग इसमें से कुछ कुछ चीज़ जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। जो जान रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये वन सिलेबल वर्ड और मोर देन वन सिलेबल वर्ड मैंने आपको बता दिया। अब वर्ड को हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं, नोट में ही पहला के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड, वर्ड में, नोट में। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर वर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सिंगल वर्ड, और जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड वर्ड। अब ये सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड क्या है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन के आधार पर। तो फॉर्मेशन के आधार पर सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड। सिंगल वर्ड क्या होगा? वैसे वर्ड, वैसे वर्ड जिसके निर्माण में, जिसके बनने में केवल एक शब्द का भूमिका हो, जिसके फॉर्मेशन में केवल एक वर्ड का प्रयोग हुआ हो, वो क्या कहलाएंगे? सिंगल वर्ड। और वैसे वर्ड जिसके फॉर्मेशन में दो वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर कोई एक वर्ड बना हो। जैसे हम लोग कहते हैं फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब सिंगल वर्ड है। कैट, डॉग, बुक, टेबल, ये सब क्या है? सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर दी हम कहें फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना, स्पूनफुल, है ना, हैंडकरचीफ, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल, दो वर्ड को मिलाकर क्या बना? एक वर्ड बना। तो ये क्या कहलाएंगे? कंपाउंड वर्ड कहलाएंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं सिंगल वर्ड। द वर्ड which gets only one word
फॉर इट्स फॉर्मेशन, वैसे शब्द जिसके निर्माण में केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ हो वो कहलाएंगे सिंगल वर्ड। जैसे कैट, बुक, टेबल, फादर, वर्ब, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल वर्ड है, क्योंकि इसका निर्माण केवल एक वर्ड से हुआ है। दूसरा जो है आपका वो है कंपाउंड वर्ड। तो उसके निर्माण में केवल एक शब्दों का योगदान था, और कंपाउंड वर्ड के निर्माण में क्या होगा, एक से अधिक शब्दों का योगदान होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द वर्ड which gets more than one word for its फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स की बात करें, फादर इन लॉ, स्पूनफुल, ब्यूटीफुल, लिविंग रूम, etc। तो देखिए, अगर दी हम कंपाउंड वर्ड की बात करें तो कंपाउंड वर्ड में यहाँ पर फादर एक वर्ड हो गया, इन दूसरा वर्ड हो गया, लॉ तीसरा वर्ड हो गया। अगर दी स्पून फुल की बात करें तो स्पून एक वर्ड है, फुल दूसरा वर्ड है। ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटी एक वर्ड है और फुल क्या है, दूसरा वर्ड है। लिविंग रूम की बात करें तो लिविंग एक वर्ड है और रूम क्या है, दूसरा वर्ड है। तो जब एक से अधिक वर्ड मिलकर कोई नया वर्ड का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। और अगर दी कंपाउंड वर्ड की बात करें तो कंपाउंड वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विथ हाइफन, जिसमें हाइफन मौजूद होता है। दूसरा होता है विदाउट हाइफन, जिसमें हाइफन नहीं होता है।
तो कंपाउंड वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपने, यहाँ पर इन है, तो ये क्या है, इस वर्ड में हाइफन है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड वर्ड विथ हाइफन। और स्पून फुल में क्या कहीं हाइफन है, नहीं है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड वर्ड विदाउट हाइफन। और एक ऐसा होता है जो इसी के बीच का होता है, जिसमें ना हाइफन होता है और ये वर्ड ही अलग अलग होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीन भाग में भी विभाजित कर सकते हैं। ऐसे अंग्रेजी में जहाँ भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कुछ भी चीज़, तो वो जनरली दो भागों में, आप ऐसे समझ लो, दिन होता है, रात होता है ना, सुबह होता है, शाम होता है। तो सुबह और शाम के बीच का क्या होता है, दोपहर होता है। तो ये जो बीच वाला होता है ना, वो पूरा सुबह और शाम में ही मतलब है ना। सुबह का टाइम कब से कब हम लोग मानेंगे, जैसे मॉर्निंग 5 बजे से लेके, है ना, 12 बजे से 6 से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, वो सुबह में काउंट कर लेंगे फर्स्ट हाफ। और 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक उसको क्या कर लेंगे, इवनिंग में काउंट कर लेंगे। और इसी के जो बीच का समय है, जिसको आफ्टरनून बोलते हैं, दोपहर, तो है तो इसी में से ना। तो बेसिकली दो प्रकार में इसको डिवाइड किया गया। तो कंपाउंड वर्ड भी किसके प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लेटर बताया, है ना। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। और चूंकि लेटर दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए उसके साउंड भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें से 20 वॉवेल साउंड होता है, 24 क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और उसके बाद हमने लेटर को मिलाया तो क्या बना, वर्ड बना, है ना। तो वर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के आधार पर कितने हो गए, दो हो गए। वन सिलेबल वर्ड, मोर देन वन सिलेबल वर्ड। वैसे वर्ड जिसमें केवल एक वॉवेल का प्रयोग हुआ हो, है ना, वो वन सिलेबल वर्ड होगा। वैसे वर्ड जिसमें एक से अधिक वॉवेल का प्रयोग हुआ हो, वो क्या होगा, मोर देन वन सिलेबल वर्ड होगा। फिर हमने कहा कि फॉर्मेशन, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर वर्ड कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो है आपका सिंगल वर्ड और एक क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड। तो वैसे जितने वर्ड हैं जो एक ही वर्ड का हो, जो एक ही शब्द का, जिसके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो, वो सिंगल वर्ड होगा। लेकिन वैसे वर्ड जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान होगा, वो कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड भी फर्दर दो भाग में डिवाइड हुआ, एक हो गया विथ हाइफन, दूसरा हो गया विदाउट हाइफन। तो कंपाउंड वर्ड भी, तो ये हमने आपको फॉर्मेशन के आधार पर बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामर के आधार पर, ग्रामर के आधार पर वर्ड जो है वो 8 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, तो हम लोग नोट में तीसरा पॉइंट में जाएंगे, जो थर्ड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के हिसाब से जो वर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर के हिसाब से जो वर्ड हैं वो है 8 प्रकार के। तो जो पहला है वो है नाउन। और कहीं भी नाउन को अगर दी सेंटेंस में दर्शाना हो तो उसको छोटी एन से दर्शाते हैं, है ना। तो नाउन क्या है, अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो क्या है, नाउन है। जैसे पेन, बुक, टेबल, चेयर, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वाटर, मिल्क, ऑयल, आर्मी, ये सारे जितने भी नाम हैं वो क्या है, तो दुनिया में जितने भी नाम होंगे वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जो दूसरा है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन को PRO से दर्शाते हैं, है ना। ये क्या करता है, रिप्लेसेस नाउन। जो नाउन के बदले में आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तीसरा जो है वो है आपका एडजेक्टिव। इसको ADJ डॉट से दर्शाते हैं। ये क्या करता है, इस दोनों का विशेषता बतलाता है। तो हम कह सकते हैं क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो चौथा है वो है आपका वर्ब। ये या तो एक्शन को बतलाता है या तो पोजीशन को बतला, विशोज एक्शन और पोजीशन, है ना। जो एक्शन या पोजीशन को बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अगला जो है पांचवा, वो है एडवर्ब।
क्वालिफाइज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली एडवर्ब अभी शुरुआती दौर पर आप जानिए कि जो वर्ब की विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब है। वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाता है, एडवर्ब का भी विशेषता बतलाता है। बेसिकली तो वर्ब का विशेषता बतलाता हो, एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता हो, एडवर्ब का। लेकिन जब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये लगभग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बतला सकता है, इसमें इतना पावर होता है ना। तो एडवर्ब जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अगला है आपका कंजक्शन। कनेक्टिंग वर्ड्स। वैसे शब्द जो दो शब्दों को मिलाते हो, दो फ्रेज को मिलाते हो, दो सेंटेंस को मिलाते हो, है ना। तो वैसे शब्द जैसे राम एंड श्याम, एंड क्या है, कंजक्शन है। ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, एंड क्या है, कंजक्शन है। तो ये जितने भी जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, कंजक्शन। चाहे वो दो वर्ड को जोड़ता हो, चाहे वो दो फ्रेज को जोड़ता हो, चाहे वो दो सेंटेंस को जोड़ता हो, वो क्या कहलाएंगे, कंजक्शन कहलाएंगे। अगला है सातवां प्रीपोजिशन। shows रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन। आठवां जो है आपका इंटरजेक्शन। इसको हम फिलहाल के लिए भी मान लेते हैं कि बाकी जो भी बच गए, रेस्ट ऑल। अब कहेंगे सर बचा क्या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में, जैसे ये हमने डॉट दिया है ना, फिर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, फिर कुछ वर्ड होते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, हिप हिप, हुर्रे, आह, उह, औच, फाई फाई, ये जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं। तो ग्रामर के दृष्टिकोण से जो आपके वर्ड जो डिवाइड हुए हैं वो कितने भाग में, 8 भाग में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन जो है वो दुनिया में जितने भी नाम है वो नाउन है। नाम के बदले में जो शब्द आएंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। और इस दोनों की जो विशेषता बतला दे वो क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो एक्शन या पोजीशन को, जो कार्य या अवस्था को बतलाए वो वर्ब। जो वर्ब की विशेषता बतलाए एडवर्ब। एडवर्ब और किसकी विशेषता बतलाता है, तो एडजेक्टिव की बतलाता है, खुद की बतलाता है ना। एडवर्ब के बाद कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो दो शब्दों को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन ये रिलेशन बतलाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में, है ना। नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से, नाउन का प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन सिंपली जो रिलेशन को क्वालिफाई करता है ना, जो बतलाता है वो क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। और बाकी जितने भी बच गए एक्सक्लामेटरी वर्ड, सिंबल्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटरजेक्शन। तो वर्ड को हमने पहले ऑन द बेसिस ऑफ साउंड पे बांटा, तो वो हो गए वन सिलेबल और मोर देन वन सिलेबल। फिर हमने फॉर्मेशन के आधार पर बांटा, तो सिंगल वर्ड, कंपाउंड वर्ड भी 2 प्रकार के, विथ हैफन, विदाउट हैफन। फिर हमने ग्रामर के दृष्टिकोण से बांटा, तो 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना। अब चौथे प्रकार से हम वर्ड को बांटेंगे। जो चौथे प्रकार से हम वर्ड को बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी। या कह सकते हैं वोकेबलरी। ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी या वोकेबलरी बिल्डिंग, है ना। तो इसके आधार पे जो हैं वो 4 हैं। तो पहला जो है वो है नाउन, दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब, और चौथा जो है वो होता है एडवर्ब। नाउन को हम एन से दर्शाते हैं, एडजेक्टिव को हम ए डी जे से दर्शाते हैं,
वर्ब को हम छोटी वी से दर्शाते हैं और एडवर्ब को हम एडी वी से दर्शाते हैं। तो अगर दी हम इसकी बात करें वोकेबलरी की, तो जब हम वोकेबलरी पढ़ेंगे, जब हम वोकेबलरी की शुरुआत करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है? तो एक तो हम ग्रामर के दृष्टिकोण से पहचान सकते हैं। जैसे अगर दी हमने किसी सेंटेंस को लिखा, सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए, तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम पहचान जाएंगे, एक सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा? प्रोनाउन। तो नाउन को तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं और प्रोनाउन को भी अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे राम है, राम के लिए ही का प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। मैं अपने लिए आई वर्ड का प्रयोग करूंगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर दी ऑब्जेक्ट की बात आ जाएगी, तो यहाँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसको कैसे पहचानेंगे? तो जब हम वोकेबलरी की शुरुआत करेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे एक चीज़, सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स। इसका मूल रूप जो होता है वो एफिक्सिस होता है ना। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे कि एफिक्सिस क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है। और इसमें से एफिक्स के 3 भाग, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स, है ना। तो किसी वर्ड, ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई वर्ड है, अगर दी इसके बाद में कुछ जुड़ेगा तो वो सफिक्स होगा, अगर दी इसके पहले कुछ जुड़ेगा प्रीफिक्स होगा, और इसी वर्ड के अंदर में कुछ चेंज हो जाए तो वो इनफिक्स होगा। तो हम लोग ये वाला जो पार्ट है, सफिक्स वाला जो पार्ट है, इसके माध्यम से इसको पहचानेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को पहचानेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है ना। फिर जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लेटर से। उससे बड़ा कौन हुआ? वर्ड। वर्ड, लेटर से बड़ा कौन हुआ? वर्ड। और वर्ड्स के सब पार्ट्स को हम लोग जाने कि कैसे कैसे इसको, है ना, साउंड के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर, ग्रामर के आधार पर, फिर हमने किसके आधार पर बांटा? लास्ट में वोकेबलरी के। अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रेज और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अपना लेक्चर को देखकर अपने नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। शुरुआत के 21 दिन जो मैं क्लास लूँगा उसमें आप नोट्स बनाइए। उसके बाद ये आप पर निर्भर करता है, आपके कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे। शुरुआत के क्लास के नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद जब मैं बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे टेंस पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, वहाँ आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने चैप्टर को समझ लिया, आपके लिए काफ़ी है। लेकिन शुरुआती दौर में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आप नोट्स को ज़रूर बनाएं। थैंक यू।